नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। देखिए, इससे पहले और भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे येलो बुक मैं करा ही रहा हूँ, आप लोग वहाँ करेंगे। जैसे जिनका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो लोग ये क्लास जरूर करेंगे, ठीक दोस्तों। क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। यूथ कंपटीशन की बुक है, आप जानते ही कितनी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। तो थोड़ा आप धैर्य रखेंगे, सारी चीज़ें होंगी। मैं सिलेबस भी डिस्कस कर दे रहा हूँ आज, बस डेली हम लोग आराम से पढ़ते चलेंगे, ठीक दोस्तों। तो देखिए, हम आगे बढ़ें, आप देखेंगे थोड़ा सा। देखिए, मैं अगर आगे बढ़ूँ तो यहाँ देखिए, ये यूथ कंपटीशन के है, ये इसमें हम इतने सारे टॉपिक जो है कवर करेंगे। यानी जो इतने प्रश्न पत्र हैं ये सारे हम प्रश्न पत्र कवर करेंगे, और जो नए बन सकते हैं वो भी हम इसमें देख लेंगे, ठीक दोस्तों। जब तक एग्जाम नहीं होगा हम तब तक ये सारी चीज़ें करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तब दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर देखें तो इसमें 4 खंड है दोस्तों। आ है, बा है, मतलब अगर हम बात करें प्रश्न पत्र एक में कितने खंड हैं, तो 2 खंड है, जिससे 50 क्वेश्चन इसमें है, 50 क्वेश्चन इसमें है। ये हमारा जीएस का पोर्शन है, इसमें हम हिंदी या इंग्लिश में जो भी चूज करें। तो हम हिंदी मान के चलते हैं कि सब लोग हिंदी लेंगे लगभग, इंग्लिश बहुत कम लोग लेंगे, क्योंकि यूपी में हिंदी ज़्यादा दोस्तों फेमस है, ठीक। तो ये 100 क्वेश्चन कितने अंक के हुए? 200 अंक के हो जाएंगे। 3 घंटे का टाइम हो जाएगा दोस्तों अपना। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र 2 में क्या है, इसमें है कि ये रीजनिंग है दोस्तों, सामान्य अभिरुचि परीक्षण। तो 50 प्रश्न है, 100 अंक के हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो विषय योग्यता, इसमें आप अगर कला वर्ग के हैं तो कला होंगे, विज्ञान वर्ग के तो विज्ञान, वाणिज्य और ये कृषि। तो जैसे हम लोग क्या है, विज्ञान वर्ग के ज़्यादा हैं तो विज्ञान वर्ग ले लेंगे, और कला वर्ग वाले अगर होंगे तो वो भी टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ यहाँ नज़र आएगी आपको, कला में कुछ अलग नहीं आएगा दोस्तों, ठीक। तो ये चीज़ आप मान के चलिए। तो इसमें भी 100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन है, 200 अंक, तो टोटल 400 में मेरिट बनती है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम सामान्य ज्ञान आज देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? पहला पोर्शन देखेंगे, ऑप्शन जो ए हमारा लिखा है ना, ये वाला पोर्शन हम देखेंगे दोस्तों, ये वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम कल फिर बी वाला देखेंगे, और एक कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे व्यू बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि लोग अगर कम से कम नहीं देखेंगे तो फिर आनंद नहीं आता ना। तो थोड़ा मेहनत करेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत आनंद आएगा, ये मैं मान के चलता हूँ। और दोस्तों, आप लोग भी समझ के चलिएगा कि आनंद आएगा आपको। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें, जिसे जीएस हम कहते हैं आम बोल चाल में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, हम टाइम वेस्ट ना करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी आईआईटी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? आईआईटी। तो आईआईटी कानपुर हम बहुत ज़्यादा सुने हैं, कानपुर। तो देखिए, इसमें इलाहाबाद सुने ना होंगे, लखनऊ, ये हटाइए, तो कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 हैं उत्तर प्रदेश में, 2 भारतीय औद्योगिकी संस्थान है। पहला है कि कानपुर में है आईआईटी, दूसरा कहाँ है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान को आईआईटी का दर्जा प्राप्त है। कब प्राप्त हुआ दोस्तों? तो 2008 में प्राप्त हुआ, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाएं। अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के विचार के रूप में, अहिंसक हथियार के विचार के रूप में भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने किया? तो ये दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी है। अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आंदोलन के तहत 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। इसका प्रयोग गांधी जी ने भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिश शासन व्यवस्था के खिलाफ अहिंसक, यानी हिंसा नहीं, अहिंसक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा। लेखपाल जब हुआ था अपने यूपी में तभी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला दिया है कि 1905 में जो बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था, भारत का कौन सा वायसराय? तो करजन थे। बंगाल विभाजन के समय कौन थे? लॉर्ड करजन थे। तो हम ऑप्शन नंबर इस पे चले जाएंगे, बी पे चले जाएंगे, ठीक है। विलेजली जानते ही सहायक संधि वाले हैं। हैदराबाद, देखिए इसकी मैंने ट्रिक बताई, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, इन सबको जो है सहायक संधि के द्वारा ये विलय कर लेता है। कौन? विलेजली। कब आता है? तो 1798 में आता है, ठीक। कॉर्नवालिस के बारे में जानते ही होंगे आप, 1793, क्या स्थायी बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस को कहते हैं। तो ये इस तरह चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। बंग भंग के स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के तरीके
ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है, यानी किसकी है, तो सब लोग जानते हैं बिल गेट्स की है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम और भी कंपनी देख लेते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट है बिल गेट्स की, फेसबुक किसकी है, मार्क जुकरबर्ग की, एप्पल है स्टीव जॉब्स की, विप्रो क्या है, अजीम प्रेमजी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। सॉरी दोस्तों, देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे। तो सबसे पहले देखो आए पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी, तो फ्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्रम याद रखना है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी। कई बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक, यानी उपनिवेश स्थापित करना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, तो वो क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा, और उसी को ही उपनिवेशवाद कहते हैं। फ्रांस भारत का अंतिम उपनिवेशक था। देखिए एक्सप्लेन कितना बढ़िया दिया ना। अगला दिया है कि जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया। देखिए कार्बन सिंक मतलब होता है कि कार्बन को कम करना, जो वायुमंडल में कार्बन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसे अवशोषित करना या उसे कम करना। तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करना है, तो वनों को समाप्त करना है। क्या है, वनों को समाप्त करना है। देखिए कार्बन सिंक है, ये मतलब क्या करता है, कार्बन को सोखता है। तो अगर हम इसे मिटा देंगे तो मिटेगा, तो सबसे ज़्यादा अगर हम वन काट देंगे तो कार्बन सिंक मिट जाएगा, यानी जो कार्बन को अवशोषित करता है ना वो खत्म हो जाएगा। और ये पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जब यह कहा जाता है कि कार्बन सिंक का विनाश हो रहा है तो इसका अर्थ होता है कि वनों का विनाश हो रहा है। समझ आए कि नहीं दोस्तों। आपको मैं बताऊंगा कि ग्लेशियर के नीचे भी कार्बन है, समझ आए कि नहीं। आगे धीरे धीरे हम जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। थोड़ा बने रहिए, पहली वीडियो है तो हो सकता है जो लोग नए हैं दोस्तों कम समझ पाए चीज़ें, लेकिन यकीन मानिए बहुत आनंद आएगा। देखिए अगर हम बात और हिंदी आप लोगों को पढ़ना होगा तो आदित्य पब्लिकेशन कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, चैनल पर जाके देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाए हैं। अगर हम बात करें निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है, तो देखो हमारे यहाँ रसिया ही है, बिहू असम का है दोस्तों, बिहू का कहाँ का, असम का। देखिए असम यानी आज शाम बहु आई यानी बिहू, आज शाम बहु आई यानी बिहू हो जाएगा। बाकी रसिया, स्वांग, कव्वाली ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, आगे बढ़ जाए। अगला है सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, तो कुल वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। अभी मैंने ये लोग बुक कंप्लीट कराई है, उसकी मैराथन अपलोड की है, तो उसमें आप जाएंगे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं आपको। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 हैं। 6 वेदांग कौन है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, पूछ सकता है, तो याद रख लीजिएगा। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराण कितने हैं, 18 हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पुराण जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, तो ये सारे आपको याद रखना होगा। सबसे बाद में जो वेद लिखा गया वो अथर्ववेद है और सबसे प्राचीन है ऋग्वेद है, तथा अन्य 2 वेद हैं वो यजुर्वेद, सामवेद हैं। देखिए जितना लिखा उससे ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दूँ। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे पहचानिए। देखिए गाजियाबाद मंडल नहीं दोस्तों, इसमें सहारनपुर है, चित्रकूट है, आजमगढ़ है। देखिए एक मैंने जो है अपलोड की है अपने चैनल पे कुमार वासु कॉन्सेप्ट पे, तो वहाँ एक इस मतलब चित्र है बना हुआ है, यूपी के पूरे चित्र से संबंधित वीडियो है, मतलब वो है PDF है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वो निकलवा लीजिएगा। ठीक, 15-16 पेज के, वहाँ से क्वेश्चन 1-2 आपको मिल जाएंगे आराम से। देखिए अगर हम बात करें, वो भी यूपी स्पेशल हम शुरुआत ही करने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ भी पढ़ सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें कौन कौन से मंडल हैं, तो देखिए अलीगढ़ है, आगरा है, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी के देवी पाटन, फैजाबाद, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, बस्ती। अतः यह स्पष्ट है कि गाजियाबाद मंडल नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। दोस्तों ये लोग बुक में सब दिया है। ठीक, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी त्यागे थे। सॉरी दोस्त यार। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में खड़े भारतीय प्रदर्शनकारियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी।
इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी तथा शंकर नारायण ने वायसराय के कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र दे दिया। ये तीनों क्वेश्चन वहाँ दोस्तों मैंने आपको कराए हैं, ठीक, येलो बुक में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर वाला देश है, कौन सा एक शहर वाला है, तो सिंगापुर है दोस्तों, हाईटेक सिटी है, ठीक। सिंगापुर एक शहर वाला देश है जो दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने इस देश को सिंगों का देश कहा जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग अन्य देशों में आकर बसे हैं, अतः इस देश में कई वर्गों के लोग रहते हैं। अगला, हृदय रोग विशेषज्ञ ने का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी का ECG किया है, तो हृदय की गति से संबंधित है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए ये कार्डियो है, जब EEG आ जाएगा तो इंसेफ्लो इसका मतलब हो जाएगा, यानी मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। ये है तो हृदय से हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो यह देखिए यहाँ लिखा है कार्डियोग्राफ। आगे बढ़ जाए। अगला है कि पुष्प पौधों में युग्मज का निर्माण के अंत में होता है, तो सीधी सी बात है निषेचन के बाद होता है दोस्तों, निषेचन के अंत में होता है। निषेचन प्रजनन की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया युग्मक यानी जाइगोट संलयन कहलाती है। इसके संलयन के पश्चात युग्मनज यानी जाइगोट्स का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है। आगे अगर हम बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाए। देखिए 50 क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा धैर्य रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जन्म होता है 31 अक्टूबर 1875 को और इनकी मृत्यु होती है 15 दिसंबर 1950 को। अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत की आज़ादी के बाद लगभग 562 देशी रियासतें थी जिनका एकीकरण सरदार पटेल ने अपनी कुशल रणनीति के बल पर किया। इसलिए उपलब्धि के कारण इन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, तो ये थंब ड्राइव सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी एक्सेल, MS वर्ड, विंडोज सॉफ्टवेयर है, ठीक। अगर हम बात करें हमारे देश के 2 राज्यों की राजधानी है तो चंडीगढ़ है, बताने की जरूरत नहीं, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राजधानी हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की तो शिमला है। अगला, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह स्थित है तो लखनऊ है दोस्तों। ये है भारतीय प्रबंधन यानी इंडियन मैनेजमेंट जो है इंस्टीट्यूट, ठीक। तो ये हम याद कर सकते हैं, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में भारत सरकार ने की थी। अगला है, मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में बाबर और हुमायूं के प्रयास में निम्नलिखित में से किस एक की प्रतिभा के बिना कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा अकबर के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? अकबर। देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन हम फिर भी पढ़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है, बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में पराजित किया, ठीक। तब नींव रखी बाबर ने। मजबूती प्रदान करने के लिए बाबर को समय नहीं मिला क्योंकि बाबर 1930 में इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर के पुत्र हुमायूं ने बाबर के बाद मुगल शासन की बागडोर संभाली, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसे कई बार पराजित किया। 1940 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लगभग 15 वर्ष बाद 1955 में सरहिंद के युद्ध में ये वापस आता है और गद्दी पर पुनः बैठता है। 15 वर्ष के निर्वासन के दौरान हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देखो कितना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, जिसने आगे चलकर मुगल राजवंश को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ प्रजाहित में अनेक कार्य किए। अकबर ने अपने लंबे शासनकाल में मुगल राजवंश के विस्तार और प्रशासनिक सुधार संबंधित कई कार्य किए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी जिसे हुमायूं के पुत्र अकबर ने मजबूती प्रदान किया, ठीक दोस्त। आगे बढ़ जाए। अगला है कि भारत को अंग्रेजों से सॉरी दोस्त, आज पता ना खांसी कैसे आ गई। देखिए अगर हम बात करें अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने ICS जैसे एक शानदार करियर का त्याग कर दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक के स्थान पर होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले बोस एक क्रांतिकारी थे जिनको ससम्मान नेताजी कहते थे। 1920 में बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में नौकरी से त्यागपत्र देकर भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल हो गए। अगला दिया है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की, तो उस समय दोस्तों जहांगीर थे, ठीक। आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें
जहांगीर के मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र के तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली स्थायी, ये अस्थायी थी, ये स्थायी थी, जहांगीर की अनुमति से 1613 में स्थापित की। अगला है मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्नलिखित में से किस शासक ने शुरू की? तो शेरशाह सूरी ने। देखिए वैसे ही मुगल काल की तो नहीं है दोस्तों शेरशाह सूरी, ये सूर्य वंश के थे, सूरी वंश के थे। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम अकबर होना चाहिए, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि शेरशाह सूरी ही मुगल काल में भूमि की माप निम्नलिखित में से किस शासक ने शुरू की? शेरशाह दिया है ऑप्शन में, चलो मान लेते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि इन्हीं की तर्ज पे अकबर काम किए थे। ठीक, तो ये शेरशाह ने भूमि माप के 39 अंगुल और 32 इंच वाला सिकंदरी गज और सन की डांडी का प्रयोग किया। आगे अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? लॉर्ड डलहौजी के अपहरण नहीं थे, सैनिकों को सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस, भारतीय संगठित और शक्तिशाली होना। ये दोस्तों कैसे हो सकता है? बाकी ये सारे कारण थे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन किया है नीचे, कुछ नया नहीं है। अगर हम बात करें संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है, तो ये उत्तराखंड की है। हमारे यहाँ दूसरी जो है उर्दू है दोस्तों, उत्तराखंड की है संस्कृत दूसरी। ठीक, हिंदी के बाद आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंडी जो है जैन मंदिर कहाँ है? तो ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान में पड़ता है। ठीक, ग्रेनाइट के काले संगमरमर पत्थरों से बना हुआ है। अगला है पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो अंटार्कटिका में पाया जाता है। कहाँ? अंटार्कटिका में। यह विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात्रि होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन और मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। अगला क्वेश्चन है नेवेली निम्नलिखित में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो नेवेली दोस्तों लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। ये चेन्नई इसका मुख्यालय है दोस्तों। शुरुआत कब होती है? 1956 में होती है। अगर बात करें तो ये जो लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगला है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विगत 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के घटनाक्रमों की समीक्षा की जाती है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण कहने का मतलब ये है कि 12 वर्षों में मतलब एक साल का जो लेखा जोखा है ना, क्या क्या किए हैं, इस पर बात की जाती है। अगला दिया डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक योगदान के लिए अभिज्ञान में दिया गया था? तो देखिए दोस्तों उन्होंने ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। कब मिला था? तो 1998 में मिला था। इनका जन्म कोलकाता के शांति निकेतन में हुआ था। वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डन को दिया गया 2023 का। ठीक, याद रखना है। आगे बात करें, अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून की समझ समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो सीधी सी बात है किसी के लिए नहीं, इसमें अपवाद किसी के लिए। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा कानून के समक्ष समता का अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। देखिए एक चीज नोटिस किए, यहाँ लिखा व्यक्ति, यानी इसमें विदेशी भी होंगे और भारतीय भी होंगे। अगर यही नागरिक होता ना, जैसे 15, 16, 19, 29, 30, इसमें जो है नागरिक को केवल प्रावधान है, यानी भारतीयों को, विदेशियों को नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ आर्टिकल 14 में लिखा गया है वित्त के समक्ष समानता का अधिकार देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिक व विदेशी नागरिकों के समान व्यवहार का उपबंध करता है। देखिए जो मैंने बताया वही है नीचे। अगला है इको मार्क है। देखिए इको लगा है तो पर्यावरण से संबंधित है, तो बस आपको एक चीज देखना है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है इको मार्क, बस काम खत्म, बाकी आप फर्जी नहीं देखना है। अगर हम बात करें यहाँ तो देखिए इको मार्क पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 ईस्वी में आरंभ किया गया। इसका लोगो मिट्टी का बर्तन है जो पृथ्वी द्वारा भंगुर लक्षणों को दर्शाता है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें, देखिए 5 जून 1972 को पर्यावरण सुरक्षा विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में स्टॉकहोम में किया गया। इसका रीजन दोस्तों क्या है पता है पर्यावरण दिवस मनाने का? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था ना, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, सूखा बढ़ेगा, सीधी सी बात है।
ग्लेशियर पिघलेगा, जल स्तर बढ़ेगा, तटीय क्षेत्र जो है डूब जाएंगे, जैव विविधता में कमी आएगी। तो ये इन सारी वजहों की वजह से क्या हुआ, पूरा विश्व एक साथ आया और स्टॉकहोम में सम्मेलन होता है। तो लेकिन कुछ समय तक कार्य नहीं हुआ, फिर 1992 में जब रियो सम्मेलन होता है तो उसमें बहुत सारे प्रावधान लिए गए, फिर धीरे धीरे ये चीज़ कारवा बढ़ता चला गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए हम लोग मना भी रहे हैं। ये अभी जो है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें, हाई कोर्ट में पूछा गया है 5 जून वाला। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से जमता है, तो विटामिन किसके, के से जमता है। ठीक दोस्तों, बेटा देखिए ये सब पढ़ा चुके हैं हम, आप देखेंगे चैनल पे जाके सब मिलेगा। देखिए विटामिन डी से कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक, इसका स्रोत क्या है देख लीजिएगा, मछली युक्त तेल है, दूध है, अंडा है। विटामिन ए के समय जनन शक्ति कमजोरी हो जाए। विटामिन सी स्कर्वी में मसूड़े का फूलना हो जाएगा। जितना खट्टा पदार्थ है सब विटामिन सी में आ जाएगा। दूध में नहीं पाया जाता विटामिन सी। लिखा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व स्त्री अनुपात कितना था दोस्तों, तो 929 कितना था दोस्तों, 929 के 33 था। ऑप्शन नंबर शायद सी हो मेरे ख्याल, ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, कोई दिक्कत नहीं मान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों दिया है कि मतलब भारत का स्त्री पुरुष अनुपात जो है ये था कितना, 943, और बच्चों के लिए स्त्री पुरुष ये 900 इतना था। 1000 में दोस्तों 1000 पुरुष थे तो उसमें 943 स्त्री थी। अगर स्त्री और पुरुष की बात करें बच्चों के लिए तो ये हो जाएगा। ठीक, 2001 में ये हो जाएगा जो दिया हुआ है 933। देखिए अच्छा 2001 की मैं बता दिया, 2011 की थी। ठीक हो, आगे अगर हम बात करें दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो तो बिहार है। ठीक दोस्तों, लेकिन अब नहीं होगा, अब बहुत ज़्यादा मतलब सुधार हो गया होगा वो आएगा तब देखिएगा। लेकिन अभी बस एक याद रखना आपको, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है विंग्स ऑफ फायर, बस आपको इतना याद रखना। और ये याद रखना कि विजन जो 2020 है ना इन्हीं का है दोस्तों। ठीक, अब देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दोस्तों 2015 में शिलोंग में एक लेक्चर देते समय इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। ये पूर्व हमारे राष्ट्रपति जी मतलब राष्ट्रपति भी थे। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ या वाराणसी के अशोक स्तंभ के से लिया गया है। अगर हम आगे बात करें संत कबीरदास की समाधि क्या है, तो इनकी समाधि है मगहर दोस्तों। क्या है, मगहर है। उस समय मान्यता थी कि मगहर में व्यक्ति की मृत्यु हो तो व्यक्ति को नरक मिलता है, जबकि काशी में मृत्यु हो तो स्वर्ग प्राप्त होता है। अगला है 1 GB किसके बराबर है, तो दोस्तों 1 GB जो है 1000 MB के बराबर है। ठीक दोस्तों, 1 बाइट 8 बिट, 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट या MB हम कह सकते हैं। अगर हम देखिए इस तरह MB नहीं मतलब यही मेगाबाइट हो जाएगा। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। ठीक, GB इसे कहते हैं। अगला है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक, 1967 में ये डायनामाइट की खोज किए थे। इन्हीं के नाम पर प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन अभी जो बचे हैं हम लोग थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। ठीक, देखिए हम सोच रहे हैं कम समय में ज़्यादा कराएं, लेकिन 50 क्वेश्चन दोस्तों ये नहीं है, मान के चलिए 100-150 क्वेश्चन कम से कम होंगे। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है, तो जट्रोफा है कि नहीं, हाँ रतन ज्योत इसे कहते हैं। ठीक, अगला उत्तर प्रदेश का चरकुला। दोस्तों ये बता दें क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यही ये पूछा गया था आरओ में, जब पेपर लीक हुआ ना तो पूछा, कई बार पूछा गया एग्जाम में, लेकिन इसमें भी पूछ लिया। तो याद रखिए सब प्रीवियस ईयर ही आएगा, कुछ नया नहीं आएगा दोस्तों, आप आराम से कर लेंगे। ठीक, जैसे इसमें तेल के मतलब तेल का जो दीपक होता है अपने सर पे रख के जो महिलाएं वृत्ताकार में डांस करती हैं। अगला दिया है कि सर सैयद अहमद खान ने जो निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया, सर सैयद अहमद खान, तो ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, इसकी स्थापना कब किए थे, तो दोस्तों ये किए थे 1875 में। आपको इतना याद रखना है, अलीगढ़ के 1920 में किए थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये है 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का गठन किए थे। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, अपने यूपी में है। ठीक, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम है। सर्वाधिक आबादी वाली जनसंख्या जो है दिल्ली में है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिष्ठित करती है, तो भाग 5 है। कौन सा है, भाग 5 है। ठीक, देखिए न्यायपालिका बहुत हमारे यहाँ मतलब ताकतवर है। ठीक दोस्तों, हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है।
और हमारे यहाँ क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। मैं बताया हूँ येलो बुक में जब पढ़ा रहा था, लेकिन मैं फिर किसी दिन चर्चा कर दूंगा। आज थोड़ा जल्दी थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, फिर जब कल या परसों में जब कराएंगे ना तो उसमें सारी चीज़ें बता देंगे। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? तो ये कुतुब मीनार है। क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया गया, इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट कराया। कुतुब मीनार लाल और सैंड स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बताने की जरूरत नहीं है, वाराणसी में है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, देखिए ये इसकी अगर हम बात करें एम्पियर, तो ये विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। इसका है एसआई मात्रक है विद्युत धारा का, एक अदिश राशि है। ठीक, उस आर्द्रता को चाबी दो, इसकी ट्रिक होती है, तो उस हिसाब से आप समझ जाएंगे। अगला दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र सी पर रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौते का जो है हस्ताक्षर किया गया? तो ये दोस्तों लखनऊ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? लखनऊ 1916। इसमें जो है नरम दल और गरम दल भी मिल जाते हैं और जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल जाती है। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, कहने को 50 हैं और इससे ज़्यादा ही हैं। और हम कल यहाँ हिंदी से शुरुआत करेंगे दोस्तों, खंड बी से जो है हिंदी से कल या आज ही हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे मैं चीज़ें और आगे बढ़ाता चलूँगा। एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, एक हिंदी एक जीएस। उसके अगले दिन फिर मैं कोशिश करूँगा। और देखिए ये मतलब टेंशन ना लीजिएगा, मैं रीजनिंग भी करा दूंगा आपकी। ठीक, रीजनिंग भी पूरी कंप्लीट करा देंगे, बस थोड़ा टाइम देना तो मैं चीज़ें और भी करा दूंगा। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।